तो दिल्ली सल्तनत की कहानी ये शुरू होती है एक ऐसे वंश से जिसका नाम सुनकर ही थोड़ा अजीब लगता है, गुलाम वंश। सोचिए एक ऐसा दौर जब वो लोग सुल्तान बन गए जो कभी खुद गुलाम हुआ करते थे। करीब 80 सालों तक चलने वाली ये कहानी ताकत, साजिश और एक पूरा साम्राज्य खड़ा करने की एक कह सकते हैं असाधारण दास्तान है। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है ना, कि भाई एक गुलाम एक साम्राज्य कैसे बना सकता है। मतलब सोचिए तो जरा, कोई इंसान जो कानूनी तौर पर किसी और की संपत्ति हो, वो आखिर कैसे पूरे के पूरे साम्राज्य का मालिक बन गया। चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और इस अनोखे वंश की कहानी को जरा करीब से समझते हैं। तो इस कहानी का जो पहला और सबसे अहम किरदार है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए, ऐबक असल में मोहम्मद गौरी का एक तुर्क गुलाम था, लेकिन उसकी काबिलियत कमाल की थी। इसी काबिलियत के दम पर वो गोरी का सबसे भरोसेमंद सेनापति बन गया। और जब मोहम्मद गौरी वापस गया तो उसने भारत में जीते हुए जो भी बड़े बड़े इलाके थे, उनकी पूरी बागडोर जानते हैं किसके हाथ में सौंपी? ऐबक के ही हाथों में। तो 1206 में गौरी की मौत के बाद ऐबक ने ही औपचारिक तौर पर गुलाम वंश की नींव रखी। पर एक बड़ी दिलचस्प बात है, वो शायद अपनी जड़ों को कभी भूला नहीं। उसने कभी सुल्तान जैसी बड़ी शाही उपाधि नहीं ली, बल्कि खुद को सिर्फ मलिक या सिपह सलार ही कहलवाया। राजधानी भी उसने दिल्ली की जगह लाहौर को बनाया। और वो अपनी दरियादिली के लिए इतना मशहूर था कि लोग उसे लाख बख्श कहने लगे, मतलब लाखों का दान देने वाला। और हाँ, दिल्ली की जो पहचान है कुतुब मीनार, उसकी पहली ईंट भी उसी ने रखी थी। लेकिन देखिए, एक साम्राज्य की नींव रखने वाले इस शासक का अंत बड़ा ही नाटकीय और एकदम अचानक हुआ। सिर्फ 4 साल ही तो शासन किया था और 1210 में लाहौर में चौगान, जिसे आज हम पोलो कहते हैं, वो खेलते हुए घोड़ा से गिरकर उसकी मौत हो गई। सोचिए, एक संस्थापक का ऐसा अंत, और सल्तनत एक झटके में बिना किसी मजबूत लीडर के अकेली खड़ी रह गई। ऐबक के बाद गद्दी पर तो उसका अनुभवहीन बेटा बैठा, पर उसे हटाकर सत्ता संभाली इल्तुतमिश ने। और इल्तुतमिश कौन था? वो भी कभी ऐबक का ही गुलाम था, जिसने अपनी योग्यता के दम पर तरक्की की और बाद में ऐबक का दामाद भी बन गया। देखिए, कई लोग उसे ही दिल्ली सल्तनत का असली संस्थापक मानते हैं। क्यों? क्योंकि उसने ऐबक की जीती हुई बिखरी जमीनों को एक संगठित साम्राज्य में बदल दिया। अब इल्तुतमिश ये बात अच्छी तरह जानता था कि भाई साम्राज्य सिर्फ तलवार के दम पर नहीं चलते, बल्कि एक अच्छी व्यवस्था से चलते हैं। तो सल्तनत को एक ठोस ढांचा देने के लिए उसने प्रशासन के 3 ऐसे मजबूत स्तंभ बनाए जिन्होंने आने वाले कई सालों तक सल्तनत को संभाले रखा। तो पहला और सबसे जरूरी स्तंभ था इक्ता सिस्टम। अब समझिए, उस दौर में खजाना इतना बड़ा नहीं था कि हर किसी को कैश में सैलरी दी जा सके। तो इल्तुतमिश ने एक बहुत ही क्लेवर तरीका निकाला। उसने अपने अधिकारियों को सैलरी के बदले जमीन के टुकड़े देना शुरू किया, जिन्हें इक्ता कहा जाता था। इससे हुआ क्या? प्रशासन भी चल गया और खजाने पर कोई बोझ भी नहीं पड़ा। दूसरा स्तंभ था तुर्काने चहलगानी, जिसे हम चालीसा के नाम से भी जानते हैं। ये क्या था? ये उसके 40 सबसे वफादार और काबिल तुर्क गुलामों का एक सलाहकार ग्रुप था। ये लोग सुल्तान को राजकाज में मदद करते थे। लेकिन हाँ, एक बात याद रखने वाली है, ताकत का यही केंद्र आगे चलकर सुल्तानों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द भी बनने वाला था। और तीसरा स्तंभ था आर्थिक स्थिरता। इल्तुतमिश ने सल्तनत की अपनी खुद की करेंसी जारी की। उसने शुद्ध अरबी डिजाइन के सिक्के चलाए, चांदी का टका और तांबे का जीतल। देखिए, अपनी करेंसी का होना किसी भी सल्तनत की आज़ादी और उसकी ताकत का सबसे बड़ा प्रतीक होता है। अब इल्तुतमिश ने अपनी मौत से पहले एक ऐसा फैसला लिया जो उस जमाने के लिए सच में अकल्पनीय था। उसने अपने नाकाबिल बेटों की जगह अपनी बेटी रजिया को अपना वारिस चुन लिया और इसी के साथ दिल्ली सल्तनत के तख्त पर बैठी उसकी पहली और आखिरी महिला सुल्तान रजिया। लेकिन रजिया के लिए ये ताज कांटों से भरा साबित हुआ। यहाँ टकराव बिल्कुल सीधा और साफ था। एक तरफ थी रजिया, जो सुल्तान के पद को किसी भी अमीर या सरदार से ऊपर रखना चाहती थी, और दूसरी तरफ थे वही शक्तिशाली तुर्क अमीर, यानी वो चालीसा दल, जिन्हें एक औरत का हुक्म मानना अपनी तौहीन लगता था। रजिया ने तय किया कि वो इन परंपराओं को चुनौती देगी। उसने पर्दा प्रथा को त्याग दिया और मर्दों की तरह पोशाक पहनकर खुले दरबार में फैसले लेने लगी। अब उसके ये कदम तुर्क अमीरों के लिए तो एक खुली बगावत का न्योता थे। उन्होंने साजिशें करनी शुरू कर दी, विद्रोह भड़काया और महज 4 साल के अंदर ही 1240 में रजिया की हत्या कर दी गई। रजिया के बाद कई कमजोर शासक आए और गए और नतीजा, सल्तनत बिखरने लगी। तब जाकर सत्ता की बागडोर संभाली उसी चालीसा के एक पुराने सदस्य ने, जो अच्छी तरह जानता था कि सत्ता कैसे काम करती है, गियासुद्दीन बलबन।
और बलबन का सिर्फ एक ही मकसद था, सुल्तान के पद की खोई हुई इज्जत और उसका खौफ वापस लाना। बलबन एक नया सिद्धांत लेकर आया। उसने कहा, सुल्तान कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि वो जिल्ले इलाही है, यानी धरती पर ईश्वर की परछाई। उसका मानना था कि सुल्तान का पद इतना ऊंचा और इतना पवित्र होना चाहिए कि कोई भी अमीर या सरदार उसकी तरफ आंख उठाने की हिम्मत भी ना कर सके। और इस सिद्धांत को हकीकत में बदलने का उसका तरीका क्या था? उसकी रक्त और लौह की नीति। मतलब बिल्कुल साफ था, सल्तनत के दुश्मनों और विद्रोहियों के लिए कोई माफी नहीं होगी। या तो पूरी वफादारी दिखाओ या फिर तलवार का सामना करो। तो बलबन ने सत्ता को पूरी तरह से अपने हाथ में ले लिया। उसका पहला कदम था उसी चालीसा दल को जड़ से उखाड़ फेंकना जिसने कभी उसे बनाया था। फिर उसने दरबार में एक सख्त अनुशासन और खौफ का माहौल बनाने के लिए ईरानी प्रथाएं शुरू की, जैसे कि सिजदा यानी सुल्तान के सामने घुटनों के बल झुकना, और पाबोस यानी सुल्तान के कदम चूमना। इतना ही नहीं, दरबार में ईरानी त्योहार नौरोज का जश्न भी शुरू करवाया गया ताकि सब पर सुल्तान की महानता का असर बना रहे। देखिए, बलबन ने लोहे की मुट्ठी से सल्तनत को एक तो रखा, लेकिन उसकी सारी व्यवस्था बस उसी पर टिकी थी। उसकी मौत के बाद उसके जो कमजोर उत्तराधिकारी आए, वो इस भारी भरकम और खौफ पर आधारित सत्ता को संभाल ही नहीं पाए। अमीरों की साजिशें फिर से सिर उठाने लगीं और ये वंश तेजी से अपने पतन की ओर बढ़ गया। तो इस पूरी कहानी को हम इन 4 चेहरों से समझ सकते हैं। सबसे पहले ऐबक, जिसने एक सपने की नींव रखी। फिर आया इल्ततमिश, जिसने उस सपने को एक शरीर दिया, एक ढांचा दिया। उसके बाद रजिया, जिसने उस शरीर में एक नई आत्मा डालने की कोशिश की। और आखिर में बलबन, जिसने उस शरीर को लोहे का बना दिया। और आखिरकार 1290 में जलालुद्दीन खिलजी नाम के एक सरदार ने गुलाम वंश के आखिरी कमजोर शासक की हत्या करके तख्त पर कब्जा कर लिया। बस इसी के साथ गुलाम वंश का अध्याय खत्म हुआ और दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश का सूरज उगा। तो ये थी कहानी गुलामों के सुल्तान बनने की, एक साम्राज्य के बनने और फिर बिखरने की। लेकिन हर कहानी अपने पीछे खुद सबक तो छोड़ ही जाती है। तो सोचिए, गुलाम वंश ने आने वाले खिलजी शासकों को क्या सिखाया होगा? शायद यही कि सुल्तान की ताकत सिर्फ तलवार में नहीं होती, बल्कि काबिल उत्तराधिकारी और वफादार अमीरों के बीच एक संतुलन बनाने में होती है। क्योंकि सत्ता का खेल वो कभी खत्म नहीं होता, बस किरदार बदल